नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छात्र छात्राओं से सीएम धामी ने किया संवाद। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में सीएम ने किया ऐलान। 140 मेधावी छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस देगी सरकार। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बीजेपी विधायकों पर प्रहार। बोले, जनता के बीच में भारी एंटी इनकम्बेंसी, सेफ सीट तलाशने के लिए भटक रहे बीजेपी विधायक। हल्द्वानी में एसएसपी कार्यालय पर कांग्रेस से हंगामे के बाद आईपीएस अफसरों ने खोला मोर्चा। आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने की कांग्रेस नेताओं के अपशब्द की निंदा, पत्र जारी कर जताया विरोध। और प्रदेश के 3 जिलों पर मंडरा रहा आपदा का खतरा। हाई रिस्क पर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चिन्हित हुए 45 से ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन के तहत प्रदेश के अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राओं से संवाद किया। कार्यक्रम में प्रदेश के 3 लाख छात्र छात्राएं वर्चुअली जुड़े और इस मौके पर सीएम धामी ने ऐलान किया कि निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 140 मेधावी छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस प्रदेश सरकार देगी। बता दें कि मेरे सपनों का उत्तराखंड एक विकसित राज्य हेतु मेरा दृष्टिकोण विषय पर यह निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सोमवार को सीएम धामी ने देहरादून में शासकीय आवास पर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की और इस मौके पर सीएम धामी ने विकास कार्यों, जन समस्याओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे अहम विषयों की विस्तृत समीक्षा की। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त और निर्माणाधीन सड़कों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और 15 अक्टूबर तक सभी बदहाल सड़कों को दुरुस्त किया जाए। इस मौके पर सीएम धामी ने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत भी दी। सावन के दूसरे सोमवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हर की पैड़ी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। मंत्री रेखा आर्य ने 2036 में देश को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिले, इसी कामना के साथ कांवड़ उठाई। बता दें कि उन्होंने 22 किलोमीटर की दूरी तय कर ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। उनके साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी महाराज के साथ ही बड़ी संख्या में साधु संत और खेल प्रेमी भी मौजूद रहे। इसी के साथ रेखा आर्य ने कहा कि उन्होंने 2 संकल्प लिए हैं और उन्हें विश्वास है कि भगवान शिव उनके दोनों संकल्प को पूरा करेंगे। भगवान शिव से एक प्रेरणा मिली कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक राष्ट्रीय संकल्प कि 2036 का ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने। इस संकल्प को ऊर्जा देने के लिए इसी देवभूमि में हर की पौड़ी से संतों के आशीर्वाद से यह कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया गया है। यह यात्रा हर की पौड़ी से प्रारंभ होते हुए संतों के आशीर्वाद के साथ में वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए संपन्न होगी। निश्चित रूप से भगवान शिव से संतों से आशीर्वाद मांगा है कि 2036 का ओलंपिक जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय संकल्प है, वह संकल्प सिद्धि की ओर जाए, पूर्ण हो और भारत जो है खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बन के उभरे। पैदल यात्रा पूरेगी। निश्चित रूप से 22 किलोमीटर की यात्रा में स्वयं जिसे कहते हैं कि रेस वॉक, जिसे कहते हैं कि कांवड़ यात्रा के रूप में, यानी कि रेस वॉक विद भक्ति, वो पूर्ण की जाएगी। और ये यात्रा मेरे साथ संत भी, खिलाड़ीगण भी, हमारे युवा साथी भी, महिलाएं भी सभी प्रतिभाग करेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड कांग्रेस को विनर प्लान देकर आए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी कैसे हासिल करनी है, इसे लेकर पार्टी को जीत का मंत्र उन्होंने दिया है। साथ ही एकजुटता का संदेश भी दिया। अब सवाल है कि जो माहौल कांग्रेस के दिग्गज उत्तराखंड में बनाकर जा रहे हैं, क्या पार्टी उसे बरकरार रख पाएगी और संगठन स्तर पर मजबूत बीजेपी को कांग्रेस टक्कर दे पाएगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस को खड़गे दे गए विनर प्लान। सत्ता की चाबी के लिए दिया जीत का मंत्र। एकजुटता पर खड़गे का जोर। माहौल बना गए अध्यक्ष। क्या पार्टी रख पाएगी बरकरार? 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का उत्तराखंड दौरा जारी है। पहले राहुल गांधी और फिर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे ने पार्टी के पक्ष में कुछ हद तक माहौल बना दिया। खड़गे के उत्तराखंड दौरे ने पार्टी में ऊर्जा और जोश भरने का काम किया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और पार्टी को विनर प्लान दे गए।
पार्टी में एकजुटता से लेकर टिकट वितरण तक के मुद्दे पर खड़गे ने चर्चा की। पार्टी में अंतर्कलह को दूर करने पर भी उन्होंने फोकस किया और 2027 चुनाव में एकजुटता के साथ जुट जाने का आह्वान किया। खड़गे के उत्तराखंड दौरे से जहां कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है, तो वहीं पार्टी नेता अपने टास्क में जुट गए हैं। एक तरह से हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का संबोधन प्रेरणादायक था और केवल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक नहीं था। वो पूरे प्रदेश में एक संदेश दे के गए कि कांग्रेस की सरकार आएगी। और जो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पोलिंग बूथ को मजबूत करने की बात की है कि भाई ये हमारी अगले 3-4 महीने के अंदर हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश के कितने ही बड़े नेता हों, केंद्र के नेता हों, लेकिन हम अपना पोलिंग बूथ को कैसे मजबूत करें, ये हम सबको सोचना है। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि कांग्रेस उस पार्टी से चुनाव लड़ने का प्लान तैयार कर रही है जो संगठन स्तर पर बेहद मजबूत है। बीजेपी बूथ लेवल से चुनाव की तैयारी करती है, यही पार्टी की यूएसपी रही है। ऐसे में कांग्रेस की बात करें तो संगठन स्तर पर फिलहाल कांग्रेस अभी कमजोर है। टिकट वितरण भी कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही जो पार्टी के भीतर मजबूत चेहरा थे वो पाला बदल चुके हैं। 2022 में कांग्रेस ने जिन नेताओं को टिकट दिया था वो अब बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो फिलहाल 20 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ब्लैंक है। कांग्रेस के पास इन 20 सीटों पर कोई मजबूत चेहरा ही नहीं है, क्योंकि वो चेहरे कांग्रेस को कमजोर कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी प्रत्याशियों के चयन में भी बीजेपी आगे है, क्योंकि अपने क्षेत्र में मजबूत और दबदबा रखने वाले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जा चुके हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसे जिताऊ कैंडिडेट पर ही बीजेपी दांव चलेगी। हालांकि टिकट वितरण बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि नए चेहरों पर यदि बीजेपी विश्वास जताती है तो बीजेपी के पुराने नेता और कार्यकर्ता असंतोष उनमें पैदा होगा और पार्टी का माहौल खराब हो सकता है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि नेताओं को मैनेज करना बीजेपी अच्छे से जानती है। ऐसे में कांग्रेस को मिला खड़गे का गुरु मंत्र कितना काम आता है और विनर प्लान क्या कांग्रेस को जीत दिला पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी के साथ बड़ा सवाल ये भी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता उत्तराखंड चुनाव को लेकर माहौल बनाते दिख रहे हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड कांग्रेस इसे बरकरार रख पाएगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंची कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक कितनी भी अपने आप को सेफ महसूस कर लें, लेकिन जनता के बीच में भारी एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी के विधायक अब केवल माहौल बना रहे हैं और अपने लिए सेफ सीट तलाशने के लिए बीजेपी के कई विधायक इधर उधर भटक रहे हैं। देखिए, हम हर सीट को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं धर्मपुर में विनोद चमोली चाहे मन से कुछ भी कहता रहे, इस समय इसका जबरदस्त विरोध है विनोद चमोली का भी। ऐसे चाहे वो सहसपुर पुंडीर कुछ कहते रहे, चाहे सप्तपाल महाराज कुछ कहते रहे, चाहे फर्जी न्यूज डालता रहे धन सिंह श्रीनगर विधानसभा की इतने 10, 20, 25 लड़कों को ज्वाइन करा दिया, छोटे छोटे बच्चों को माला पहना दी कि कांग्रेस टूट गई। कुछ भी सोशल मीडिया में कोई भी न्यूज डालते रहे। मेरी घर है श्रीनगर में और मैं जानता हूँ, मैं अभी थाली शहर में एक बड़ी रैली करके आया हूँ। देखिए, मैं मिलिट्री साइकोलॉजी पढ़ाता रहा मैं प्रेस के बच्चों को। अपने बारे में हो सकता है गलतफहमी हो जाए किसी को, लेकिन मैं दूसरों का चेहरा देख के जब मैं दिल से काम लेता हूं तो गलती कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं दिमाग से काम लेता हूं तो मैं चेहरा देख सकता हूं ये क्या सोच रहा है और इसके क्या फीलिंग है। हल्द्वानी के एसएसपी कार्यालय में जिस तरह से कांग्रेस ने हंगामा किया, उसे लेकर पुलिस अफसर खुलकर सामने आए हैं। आईपीएस अधिकारियों ने मामले की निंदा करते हुए न सिर्फ पत्र लिखा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर कर मामले को शर्मनाक बताया। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के हंगामे पर आईपीएस अफसरों ने खोला मोर्चा। कांग्रेस नेताओं के अपशब्द की निंदा। एसएसपी ऑफिस में कांग्रेस नेताओं ने की थी गाली गलौज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं ने एसएसपी ऑफिस में जिस तरह से हंगामा किया, इससे लेकर पुलिस अफसरों ने मोर्चा खोल दिया है।
एसएसपी नैनीताल के हल्द्वानी कार्यालय में कांग्रेस के हंगामे और धरना देने और उनकी गैर मौजूदगी में अपशब्द कहे जाने के विरोध में पुलिस अधिकारी खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब आईपीएस, पीपीएस और सेवानिवृत्त अधिकारियों की एसोसिएशन ने इस तरह से अपना विरोध जाहिर किया है। सभी ने इस घटना की घोर निंदा की है। इतना ही नहीं, सभी जिला पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर इस घटना की निंदा की। पुलिस अफसरों ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध और असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन सरकारी कार्यालय की गरिमा भूलना और अफसर के साथ गाली गलौज अमर्यादित और शर्मनाक है। बता दें कि हल्द्वानी में शनिवार को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा हुई थी। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर कार्यकर्ताओं की बसों को रोक रही है। इसका विरोध जताने के लिए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य के साथ कांग्रेसियों की टीम एसएसपी कैंप कार्यालय पहुंची। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एसएसपी को अपशब्द कहते हुए एसएसपी ऑफिस में आ धमके। इसके बाद उन्होंने यहां धरना देना शुरू कर दिया। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस घटना के बाद से पुलिस अधिकारियों में भारी नाराजगी है। पुलिस ने अपनी नाराजगी को पत्र और सोशल मीडिया के जरिए जाहिर किया है। आईपीएस एसोसिएशन की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में किसी लोक सेवक से गाली गलौज, अभद्रता, अपमानजनक व्यवहार करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। ये आचरण न केवल उनका अपमान है, बल्कि पुलिस की संस्थागत गरिमा और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति गंभीर असम्मान है। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का इस घटना पर बयान सामने आया है। कोई भी आईपीएस कप्तान है, वो ठीक है, सरकार का आदेश का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार के लिए केवल सरकार के आदेश का पालन करना जरूरी है, वो भी जनहित में, कानून व्यवस्था के हित में। लेकिन जब तुम खुद कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर, लोकतंत्र से ऊपर एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करोगे, भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में काम करोगे, सरकारी पावर का दुरुपयोग करोगे, लोकतंत्र, ये बसों को रोकना लोकतंत्र की हत्या है। व्यक्तिगत गाली कोई दे खाए वो तो व्यक्तिगत है। आपको गाली दी गई, आपको और गाली क्यों दी गई, आक्रोश क्यों हुआ? तुम बसें नहीं रोकते, तुमने बसें क्यों रोकी? हरक सिंह रावत का कहना है कि पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी थी जिस पर कांग्रेस को गुस्सा आना लाजमी था, लेकिन सवाल है कि गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन अमर्यादित व्यवहार क्या स्वीकार किया जा सकता है? फिलहाल कांग्रेस इस घटना पर प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। गदरपुर में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड ने उत्तराखंड का पहला किसान महासम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक खेती और फसल सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और यहां पर आपको बता दें कि कुंभको के निदेशक शिल्पी अरोड़ा, जयपुर विधायक आदेश चौहान और किच्छा विधायक तिलक राजबेहड़ सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जमीनें दोगुनी तिगुनी हो जाएगी, कमाई 4 गुना 5 गुना हो जाएगी, लेकिन जिसके लिए दुगनी आमदनी करनी है, जब ये आदमी नहीं बचेगा तो ये आमदनी किसके काम आएगी, थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। और आपके सामने एग्जाम्पल है, हमारे पंजाब के भाइयों ने आमदनी तो दुगनी कर ली, लेकिन साथ में क्या दिया है, साथ में कैंसर ट्रीटमेंट चालू हो गई। कैंसर क्रिप्टो लगातार किसानों के लिए काम करता रहता है, उनको ट्रेनिंग देने का, सॉइल टेस्टिंग जिसको मृदा परीक्षण बोलते हैं, उसके लिए काम करता रहता है। और हमारा पूरा प्रयास होता है उनको उन्नत बीज सप्लाई किया जाए, उनको नई नई टेक्निक से रूबरू कराया जाए। इसी उसमें कोऑपरेटिव मंत्रालय के अंतर्गत क्रिप्को द्वारा आयोजित महासम्मेलन, जो कि पूरे उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है इतने बड़ी संख्या में ग्रास रूट लेवल पर।
चंपावत में सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में सावन उत्सव 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी की पत्नी और सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए रुद्राक्ष का पौधा रोपा। वहीं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 15 महिलाओं को नंदा शेखर सम्मान 2026 से सम्मानित किया। देखिए, सावन का ये पावन महीना यहाँ एक तरफ हमें शिव पार्वती की आराधना के लिए जो है प्रेरित करता है, जहाँ सभी लोग उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये महीना जो है हमें प्रकृति की ओर भी जो है उनके प्रति, उनके संरक्षण संवर्धन की ओर भी हमें जो है संदेश देता है। और सभी हमारा सेवा संकल्प फाउंडेशन जहां अनेकों क्षेत्रों में जो है सामाजिक कार्य कर रहा है, वहीं आज चंपावत में सावन उत्सव कार्यक्रम में जो है हमारी समृद्ध संस्कृति, सनातन परंपराओं के संरक्षण के लिए हमने ये आयोजन किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग एसआईआर बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बूथों पर तैनात बीएलओ और सुपरवाइजर से बातचीत की और एसआईआर की प्रगति और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कमिश्नर ने उन मतदाताओं से भी बातचीत की जिनके नाम या अन्य विवरण में विसंगतियां मिलने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। आप देखिए, इसमें जो एसआईआर चल रहा है अभी, तो इसमें आज हम रुद्रपुर विधानसभा के कुछ बूथ्स को हमने देखा और इसमें मैं मेनली ये देख रहा था कि सबसे पहले तो मैं ये देख रहा था कि जो विसंगतियां सिस्टम से जनरेट हुई हैं, क्या ये वोटर्स को बता दी गई हैं, नहीं बताई हैं, किस माध्यम से बताई हैं। तो इसकी तामीली जो है ये बहुत अच्छी है, सभी को पर्सनली नोटिस सर्व हुआ है, वो जानते हैं कि क्या विसंगति है। फिर दूसरा उसमें ये होता है कि विसंगति जो आ गई है उसको दूर करने के लिए जब सुनवाई होगी तो उसकी डेट्स जो वोटर्स हैं उनको पता होनी चाहिए। उसका भी शेड्यूल बड़ा अच्छा बना हुआ है और मैंने यहाँ पे ERO से बात भी की, उनका शेड्यूल भी मैंने देखा और उसमें जो जो डेट्स तय हैं उसमें वो अवेलेबल हैं, उसमें वोटर्स आ सकते हैं। उसमें की जो विसंगति है उसको दूर करने के लिए जो भी दस्तावेज वो लाना चाहें उसको ला सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसमें जो निर्धारित डेट को अगर नहीं आ पाता है, किसी अन्य डेट को आता है, तो उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं, बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से कंसिडर कर रहे हैं। प्रदेश के 3 सीमावर्ती जिलों में आपदा का खतरा मंडरा रहा है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में करीब 45 से ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन 3 जिलों में सबसे संवेदनशील चमोली जिले को माना जा रहा है। ऐसे में संबंधित जिला अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जब धराली की आपदा आई तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा ये कहा गया कि आप ऐसे स्थानों को चिन्हित करिए जहाँ पे ऐसी आपदा आने की संभावना बनी हुई है। उसको देखते हुए हमारी टीम ने जनपद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में 45 से अधिक स्थानों को चिन्हित किया हम लोगों ने, जहाँ पे ऊपर कोई इस तरह से पानी की संरचना है या पानी गदेरा है, जहाँ से पानी अगर इकट्ठा होता है तो आबादी को हिट कर सकता है, आबादी को खतरा कर सकता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने स्टडी किया है, तो पूरी रिपोर्ट हमने फिर बना के तीनों जिलाधिकारी के साथ में बैठक की है। बैठक में उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया है, दिखाया है कि ये स्थिति है और डीएम से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप इसकी ग्राउंड ट्रूथिंग कराइए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई रैली के बाद यहां बीजेपी सहित हिंदुवादी संगठनों ने अब कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। सोमवार को राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में हवन यज्ञ कर कांग्रेस की सद्बुद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि राम के भवन ने यहां सनातन विरोधी नारे लगाए गए और इसके अलावा गैर धर्म के लोग मौजूद रहे, इससे हिंदुओं को ठेस पहुंची है। सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं रामलीला मंचन मैदान में। यहाँ पर 2-3 दिन पहले जो धर्म विरोधी तत्वों ने जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमारे हिंदू धर्म के जो खिलाफ बातें करते हैं, हमारे हिंदू धर्म के विनाश की बातें करते हैं, उनको हमने पूर्ण रूप में जो है इस धरती माता से हम प्रार्थना करते हैं, भारत माता से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम
पत्तन रामचंद्र से, हे भगवान ऐसे अराजक तत्वों से जो मानवता के खिलाफ हों, जो धर्म के खिलाफ कार्य करते हों, उनकी बुद्धि पे या तो बुद्धि का संहार कर दें। इस पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है। अपना श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है। देहरादून के दून अस्पताल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले 55 साल के विजय ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही विजय पर 12 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। वहीं परिजनों का कहना है कि वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की जांच किए बिना ही इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद मानसिक तनाव में आकर विजय ने आत्महत्या कर ली। तो पापा ने बोला कि वो लिफ्ट में बच्चा था, वो ना बटन में लिफ्ट बार बार बटन दबा रहा था, वो भागा दौड़ी कर रहा था। तो मैं लिफ्ट में था, मैं कूड़ा डाल फेंक के आ रहा था करके कि तो वो ना बटन दबा रहा था, तो मैंने उसका हाथ हटाया, लिफ्ट में से उसका हटाया तो उसका हाथ में गलत जगह लग गया। तो फिर वो भागा और भाग के कोई सरदार मिला होगा करके, तो उसने उसको बोल दिया। तो मैंने बोला फिर तुमने कुछ बोला नहीं? कह रहा कि मैं ना घबरा गया, मैं बोल नहीं पाया, मैं डर गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने तुम टेंशन मत लो, मैंने हम तुम्हारे साथ है, कोई बात नहीं। अब पीछे से तो वो सरदार बोल रहा है, सरदार कौन है पता नहीं, कौन है कौन नहीं, उसका कोई रोल भी नहीं है। वो बच्चा है, बच्चे के ना माँ बाप है उस वीडियो में, ना कोई भी नहीं है। बच्चा गढ़वाली बोल रहा आधे पीछे से, तो सरदार बोल रहा कि ऐसे बोलो करके कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस भाई आज ये बहुत ही दुखद हुआ, ये जो आज सुनने में आया कि ऐसा उन्होंने इतना अलग गलत उन्होंने स्टेप उठा लिया। लेकिन इसके बारे में जो है, क्योंकि ये जो जिसने भी वीडियो वायरल किया वो कॉलेज ना तो कॉलेज का बंदा है ना कॉलेज का एम्प्लॉई है वो, तो हमें भी यही भी नहीं पता कि किसने ये वीडियो वायरल करा है। तो इसके बारे में हम लोग पूरी जांच करेंगे और जांच हम लोग बैठा रहे हैं। तो जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस साल 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि 10 अक्टूबर को यात्रा औपचारिक रूप से बंद कर दी जाएगी। बता दें कि इस साल की यात्रा का शुभारंभ 23 मई को हुआ था, जहां कपाट खुलने के बाद से अब तक 2,38,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र धाम के दर्शन किए। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस का सक्रिय सहयोग के लिए आभार जताया। चंपावत के टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के अंतिम दल को रवाना किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के स्वतंत्र निदेशक रोहित बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं के दल को रवाना किया और श्रद्धालुओं की सुखद, सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। इस अंतिम दल में देश के 12 राज्यों से कुल 44 श्रद्धालु शामिल रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हर जगह बहुत अच्छे से वेलकम हो रहा है। मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे महादेव हमें अपनी जैसे शादी में बुलाते हैं ना बारात में, वैसे लग रहा है, वैसे ही हमें वेलकम किया जा रहा है। इनका जो कल्चर है उससे हमारा स्वागत हुआ है और मोदी जी ने और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी के फ्लड जोन को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी अब आखिरी चरण में पहुंच गई है। मॉनसून खत्म होते ही नगर निगम फ्लड जोन में बने 324 चिन्हित मकानों पर बुलडोजर चलाएगा। अलग अलग फेज में रिस्पना नदी को अतिक्रमण मुक्त करवाएगा। फिलहाल तो चिन्हित मकानों में रह रहे परिवारों को एमडीडी के बनाए फ्लैट में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन परिवार फ्लैट में जाने को तैयार नहीं है। कारण क्या है जो लोग इन फ्लैट में जाने से इनकार कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। रिस्पना नदी का फ्लड जोन होगा अतिक्रमण मुक्त। मॉनसून सीजन के बाद शिफ्ट होंगे 324 परिवार। एमडीडी के बनाए फ्लैट में शिफ्ट होंगे बस्तीवासी। फ्लैट लेने से इनकार कर रहे चिन्हित परिवार। प्रशासन भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के लिए तैयार। जवान 4 बच्चे खड़े, बताओ कैसे एडजस्ट कर लिया। लड़की की शादी करी, सब कुछ करा, हर चीज करने के बावजूद भी हमें कोई मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। तो सुना आपने, रिस्पना नदी किनारे रह रहे ये लोग फ्लड जोन को खाली करने को तैयार नहीं है। इनका तर्क है कि एमडीडी के एक कमरे के मकान में कैसे गुजारा होगा। उधर प्रशासन साफ कर चुका है कि नदी किनारे अब कब्जा नहीं चलेगा। मामला राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर मौजूद काट बंगला बस्ती का है। यहाँ फ्लड जोन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। पहले फेज में नगर निगम ने करीब 324 मकानों को नोटिस भेजा है। जारी नोटिस में मॉनसून सीजन के बाद चिन्हित मकानों को ध्वस्त किया जाना है।
ऐसे में नगर निगम प्रभावित परिवारों को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के किफायती आवासीय फ्लैट में शिफ्ट करने की बात कह रहा है, लेकिन प्रभावित परिवार एमडीडी के फ्लैट को लेने को तैयार नहीं है। 324 फ्लैट बन रहे हैं नदी किनारे, आपका नाम आया कि नहीं? हमारा नाम नहीं सर, हमने सारा कुछ इसमें लगा दिया है, अरे परे लेके भी इसमें लगा दिया। झाड़ू पोछे का काम करते हैं, अब दोबारा कब करेंगे बताओ? अब बच्चों के पीछे लगा रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, एक से दूसरे कमरे नहीं, अब बच्चों को ले जाकर डालना या घर के लिए करें अपने, क्योंकि देखो हम तो फ्लैट में अगर मान लो खुद भी देते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। जब 5 बच्चे हैं, कारोबार कोई ऐसा है नहीं, रंग पेंट का काम है, दिहाड़ी लग गई नहीं लगी कई बारी, कहाँ जाए बताओ? नहीं वैसे ही तो नदी में है, हम खुद नदी में है, यहाँ पे तो हम भग भी जाते हैं, वहाँ तो कहीं से भगने की जगह नहीं है, हम उसी में दब के मरेंगे। और क्या फायदा, जिसके बच्चे बड़े हो गए, बहू आएंगी बेटी आएंगी, क्या एक ही कमरे में हम रहेंगे? हाँ, हमें शर्म नहीं आती है? और सारी जीवन की कमाई यहाँ पे लगा दी है, बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, अब बच्चों की पढ़ाई के देखें, आधी उम्र तो बीत गई यहीं पे, तो आधी उम्र से हम क्या कर लेंगे अब बताइए? उधर नगर निगम का कहना है कि प्रशासन सिर्फ निजी निर्माण ही नहीं बल्कि बाढ़ क्षेत्र में मौजूद सरकारी परिसंपत्तियों को भी हटाने की कार्यवाही कर रहा है। नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने बताया कि नगर निगम सिंचाई विभाग के साथ संयुक्त रूप से तय मानकों के अनुसार कार्यवाही कर रहा है। पहले फेज में 324 चिन्हित मकानों को ध्वस्त किया जाना है। इसके बाद अन्य निर्माणों को भी जांच कर नियम अनुसार खाली किया जाएगा। निगम का दावा है कि अभियान किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि फ्लड जोन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा है। देखिए, काठबंगला में 324 लोगों का चिन्हीकरण हुआ था और काफ़ी आवास भी निर्मित हो गए हैं, उसमें बिजली पानी की व्यवस्था कर दी गई है। तो निश्चित तौर पे अब उन लोगों से यही अनुरोध है कि वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाए और इसमें उनके शिफ्टिंग की कार्रवाई एमडीडीओ को करनी है। एमडीडीओ द्वारा नोटिस भी दिए जाने हैं, तो एमडीडीओ अंतिम नोटिस जारी करके उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी और ये परियोजना अगर सफल होती है तो आगे अन्य परियोजनाओं पर भी हम लोग काम करेंगे। देहरादून के रिस्पना नदी को फ्लड जोन से मुक्त करने के लिए अंतिम तैयारी चल रही है। जो यहाँ पर परिवार रहते थे उनको अब शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन मानसून खत्म होने के बाद ये शिफ्ट करने की तैयारी की जाएगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में जो यहाँ पर बने हैं 324 फ्लैट यहाँ पर एमडीडी के द्वारा बनाए गए थे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। जो रिस्पना नदी के किनारे जो घर बसे हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे अब दूसरी तस्वीरों में कि जो रिस्पना नदी के आसपास जो फ्लड जोन घोषित किया गया था वो घर यहाँ पर नदी के जो किनारे बने हुए हैं और आप देख सकते हैं ये रिस्पना नदी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो रिस्पना नदी की जो फलावट है कितनी चौड़ी में फैली हुई है और जो घर है वो घर बिल्कुल नदी के किनारे बने हुए हैं। कभी ना जब जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश आती है तो कहीं ना कहीं जब पानी अपने स्तर पर काफी स्तर पर नदी आ जाती है तो जो पानी है घरों के अंदर घुस जाता है। और आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि जो नदी है किस तरह से घर के बिल्कुल किनारे बिल्कुल जड़ से निकलकर जा रही है। अब अगर पहाड़ों पे भारी बारिश हो जाती है तो कहीं ना कहीं अनहोनी का अंदेशा जताया जा सकता है। चलिए, अभी हमने आपको घर दिखाया कि किस तरह से नदी किनारे बने हुए हैं, फ्लड जोन इनको घोषित कर दिया गया नगर निगम ने। अब जिस तरह से अभी हमने आपको बताया था 324 फ्लैट, अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे कि आप 324 फ्लैट में इन लोगों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से रिस्पना नदी है आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, हालांकि अभी 2 दिन से हल्की बारिश है तो नदी ने अपना रूप नहीं ले रखा है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से लगातार बारिश पड़ रही थी और पहाड़ों पे भी लगातार बारिश पड़ रही थी तो जो रिस्पना नदी है अपना विकराल रूप लेती है और जहां हम खड़े हैं यहाँ तक पानी आ जाता है, पूरी नदी पूरी फैल के चलती है, पूरा पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है। लेकिन अब सवाल जो हमने अभी बताया कि जो 324 जो फ्लड बनाए गए हैं ये भी फ्लड जोन के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नदी के बिल्कुल किनारे ये बनाए गए हैं। अब अगर विकराल रूप नदी लेती है रिस्पना नदी तो जो फ्लैट बनाए गए हैं किस मानक के अनुसार ये बनाए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से नदी के बिल्कुल जड़ में ये फ्लड जोन में जो घोषित किया गया है उसमें बिल्कुल जड़ में ये फ्लैट बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में
अब सवाल यही है कि अब जिस तरह से अभी जो नदी किनारे जो घर बने हुए थे उनको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जब इन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा तो यहाँ पे आप स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये भी नदी किनारे बिल्कुल जड़ में बने हुए हैं। अब जिस तरह से नगर निगम ने या सरकार ने फ्लड जोन घोषित किया है, ऐसी शहर की कई बिल्डिंग है जो फ्लड जोन पे घोषित किया गया है। और दूसरा सवाल ये भी है कि जो यहाँ पे 324 जो घर बने फ्लैट है यहाँ पर, और जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी राजनीति का केंद्र रही है। नेताओं के लिए वोट बैंक बनी रिस्पना मौजूदा वक्त में अपने अस्तित्व को तलाश रही है। कभी राजधानी देहरादून की जीवन रेखा कही जाने वाली रिस्पना अब अवैध अतिक्रमण से पटी हुई है। नदी का आकार नाले में तब्दील है। हालांकि अब फ्लड जोन में बुलडोजर चलाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखना ये होगा कि स्थानीय लोग फ्लैट में शिफ्ट होते हैं या फिर ये कार्यवाही भी पिछले कई सालों की तरह फाइलों तक ही सिमट कर रह जाएगी। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छात्र छात्राओं से सीएम धामी ने किया संवाद। मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में सीएम ने किया ऐलान। 140 मेधावी छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस देगी सरकार। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बीजेपी विधायकों पर प्रहार। बोले जनता के बीच में भारी एंटी इनकम्बेंसी, सेफ सीट तलाशने के लिए भटक रहे बीजेपी विधायक। हल्द्वानी में एसएसपी कार्यालय पर कांग्रेस से हंगामे के बाद आईपीएस अफसरों ने खोला मोर्चा। आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने की कांग्रेस नेताओं के अपशब्द की निंदा, पत्र जारी कर जताया विरोध। और प्रदेश के 3 जिलों पर मंडरा रहा आपदा का खतरा। हाई रिस्क पर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चिन्हित हुए 45 से ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र।